चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। हमारे देश ने भी समाजवाद को स्वीकार किया है। भारत सरकार देश में गरीबी मिटाने का प्रयास कर रही है। अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गरीबी के कारण शिक्षा से कोई वंचित नहीं रहे, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं सभी को उपलब्ध कराई जा रही हैं। कम लागत पर मकान उपलब्ध कराने की कई परियोजनाएं देश में चल रही हैं। अब तक देश में समाजवाद लाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, फिर भी इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। अधिकार और कर्तव्यों को अलग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ होता है। जैसे प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, शिक्षा पाने के अधिकार के साथ साथ इसमें बालक का कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक का कर्तव्य है कि वह मन लगाकर शिक्षा प्राप्त करे। माता पिता का कर्तव्य है कि वह बच्चे की शिक्षा की पूरी व्यवस्था करे। प्रत्येक स्थानीय स्वायत्त संस्था का चुनाव होता है। चुनाव द्वारा इन संस्थाओं में प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जितने अच्छे प्रतिनिधि आएंगे उतना ही अच्छा कार्य वे कर सकेंगे। प्रत्येक संस्था अपने कार्यों को अच्छी तरह से करने के लिए कुछ नियम एवं कानून बनाती है। इन नियमों को तोड़ने पर दंड दिया जाता है। हमें इन सब नियमों का पालन करना चाहिए। शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन आवश्यक है। सामाजिक जीवन के लिए नियमों का होना बहुत जरूरी है। ये नियम हमारी भलाई के लिए बनाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता है तो उससे समाज को तो नुकसान पहुंचता ही है, किंतु उस व्यक्ति को भी कभी खतरा पैदा हो जाता है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनुशासन के बिना सामाजिक जीवन और उसके साथ स्थानीय संस्थाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं और देश की प्रगति रुक सकती है। इस प्रकार हमें स्थानीय संस्थाओं के द्वारा बनाए गए नियमों और व्यवस्थाओं का पालन कर उनको सहयोग प्रदान करना चाहिए। हमारे सहयोग से स्थानीय संस्थाओं को बल मिलता है। शहरी क्षेत्रों में स्वायत्त प्रशासन की सर्वोच्च इकाई नगर निगम है। नगर निगमों की स्थापना बड़े बड़े नगर में होती है। नगर पालिकाएं साधारणतया कस्बों तथा छोटे नगरों में स्थापित की जाती हैं। प्रत्येक राज्य में नगर पालिकाओं के लिए अलग अलग नियम हैं, लेकिन उनकी बनावट तथा संगठन में समानता पाई जाती है। नगर पालिकाओं का गठन जनसंख्या तथा आय के साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। नगर पालिका में सदस्यों की संख्या सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। उनका चुनाव नगर की जनता द्वारा वयस्क मताधिकार
से होता है। मतदान गुप्त रखा जाता है। चुनाव के लिए नगरों को विभिन्न वार्डों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य निर्वाचित होता है। नगर की आबादी के अनुसार कुछ वार्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। नगर पालिका के चुनाव में मत देने का अधिकार उस व्यक्ति को होता है जो 6 माह से उस संस्था के क्षेत्र में रहता है और जिसका नाम मतदाता सूची में है। प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्य सरकार उसके कार्यकाल को 2 बार एक वर्ष और बढ़ा सकती है। सरकार को इस निर्धारित कार्यकाल के पूर्व भी इसे भंग करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में सरकार नगर पालिका में प्रशासक नियुक्त करती है। नगर पालिका के सदस्य अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। सामान्यतया इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अध्यक्ष नगर पालिका का प्रधान होता है। वह उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। उसे छोटे कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा उन्हें हटाने का अधिकार है। वह नगर पालिका के प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्यों की जांच करता है। सभी कर्मचारियों पर उसका नियंत्रण रहता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा उसके सब काम किए जाते हैं। नगर परिषदों में प्रशासन के लिए आयुक्त तथा नगर पालिका मंडलों के लिए अधिशासी अधिकारी होते हैं। उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है। वे सब वस्तुएं जिन पर आपका या आपके परिवार का अधिकार होता है उसे निजी संपत्ति कहते हैं। उसे आप व्यक्तिगत संपत्ति भी कह सकते हैं। वह संपत्ति जिस पर हम सभी का समान अधिकार होता है सार्वजनिक या राष्ट्रीय संपत्ति कहलाती है। राष्ट्रीय संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति अथवा वर्ग अथवा गांव अथवा शहर अथवा समुदाय का अधिकार नहीं है, अपितु संपूर्ण राष्ट्र का अधिकार है। यह समस्त समुदाय की संपत्ति मानी जाती है। वह संपत्ति जिनको हम दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे सड़क, बस, रेल, स्कूल, अस्पताल, पार्क, पंचायत घर, नगर पालिका भवन, पुस्तकालय, अजायब घर, डाकघर आदि का हम दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रयोग करते हैं। इनको हम स्थानीय सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। सार्वजनिक संपत्ति का जीवन में सभी लोग उपयोग करते हैं। जब हमारी निजी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो हमें और हमारे परिवार को बहुत कष्ट पहुंचता है। जब सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो हम सभी को नुकसान होता है। विराम।